ये होती है, प्रेजेंटेशन खराब होती है। कई बार ऐसा होता है कि तैयारी खराब होता तो पेपर तो खराब होना ही है। आप कह सकते हैं एक स्लोगन रहता है, अब की बार 80 बार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वेरी ओन टॉक शो विजय पथ, जहाँ पे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइंस, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्टडी मैप्स, रोड मैप रिगार्डिंग द नेक्स्ट 6 मंथ्स सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड आज जो ऐसे 2 सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ऐसा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ऐसा सब्जेक्ट जो अपने को लगता है अपना दोस्त है, लेकिन कब ये दुश्मन बन जाता है अपने को ही नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट ऐसा सब्जेक्ट है लॉ, जो अपनी रातों की नींद उड़ा देता है, दिन में भी समझ में नहीं आता अरे इसका सेक्शन नंबर क्या था, इसका सेक्शन नंबर क्या था, इसमें क्या प्रोविजन था, इसमें क्या प्रोविजन था। मुझे पता है आप सबको यही कंफ्यूजन है, एंड यही सब कंफ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए हमारे साथ आज है नकुल कटेरिया सर और अंकित ओबेरॉय सर। हेलो सर। सबसे पहले अकाउंट से बिगिन करेंगे। तो सर अकाउंट्स, जैसे मैंने बोला कि बच्चों को लगता है ये तो हमारा दोस्त है, 12th में भी किया है, फाउंडेशन में भी किया है, तो इंटर में आते आते बच्चे टैक्स, कॉस्टिंग ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करने लग जाते हैं। समवेयर आई फील कि थोड़ा सा इग्नोरेंस मिलता है इस सब्जेक्ट को, एंड एग्जाम जब आती है फर्स्ट पेपर ये होता है, एंड ये एक पेपर फिर नेक्स्ट सब पेपर्स को डुबा बैठता है। तो फिर व्हाट शुड बी द अप्रोच टू स्टडी दिस पेपर इन पर्टिकुलर? देखो मैम, होता पता है क्या है कि कॉमर्स का जो बच्चा है, कॉमर्स का मेन जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग। 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग पढ़ते, 12th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग पढ़ते। तो एक कहावत रहती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, जब आप 11th 12th से अकाउंटिंग पढ़ना चालू कर देते हो, फिर फाउंडेशन पे आते हो, वहाँ अकाउंटिंग पढ़ते हो, आपको लगता है अब तो हमें अकाउंटिंग आती है। एग्जैक्टली। जब आपको ऐसा लगता है कि हमें तो अकाउंटिंग आती है, और फिर ना कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि 3 साल आप करके आ चुके हो, तो कॉन्फिडेंस ना था। जब वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है ना, तब आप करते हो पेपर को तैयार करने में गलतियां। तैयार हो गया, पेपर को प्रेजेंट करने में गलतियां। जब आपकी तैयारी सही होती है, प्रेजेंटेशन खराब होती है। कई बार ऐसा होता है कि तैयारी खराब होता तो पेपर तो खराब होना ही है। तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो इस पेपर के अंदर, तब ये पेपर आपका ग्रुप खराब करता है। पेपर आसान है, पेपर अगर अच्छे से तैयारी करा जाए तो बहुत अच्छा पेपर है। एक ओपनिंग बैट्समैन है जो मार्क्स लेके जाएगा बढ़िया आपके, लेकिन अगर खराब हो गया तो आपके आने, क्योंकि आपको डिमोटिवेट कर देगा ना। आप मैं कहीं पे जा रहा हूँ, जाते मेरा पैर मुड़ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मेरा आगे की जो जर्नी है वो दर्द में जाएगी। तो अगर पहला पेपर खराब हो गया तो आगे की ग्रुप की जर्नी दर्द में जाएगी। सीधी सीधी बात है। तो पेपर को पढ़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ऐसा इग्नोर नहीं करना कि भाई हाँ मेरे को तो आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आती हैं। बराबर। ये बात। तो प्रैक्टिस करते रहना, इस पेपर को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट बिकॉज यू हैव स्टडीड इट इन द पास्ट डजंट मीन यू हैव टू इग्नोर इट। तो सर जैसे आपने बोला कि इग्नोर कर देते हैं एंड सम मिस्टेक्स कर देते हैं अपने प्रिपरेशन में, तो व्हाट आर दीज मिस्टेक्स? मैम देखो, अब जब सबसे पहले बात है, इसके 2 पार्ट हैं एक्चुअली। एक है तैयारी करने का टाइम, प्रिपरेशन टाइम, अपना सिलेबस कवर करने का टाइम। दूसरा आता है उसको रिवाइज करने का टाइम। दोनों चीज़ें होंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चा एक काम करे। हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, मान लीजिए मैं आपको हायर परचेज का एक चैप्टर करा। हायर परचेज का चैप्टर हमने करा तो सबसे पहले हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट करा। कॉन्सेप्ट करने के बाद में फिर हमने उसके क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस अभी मेरे ताज़े ताज़े हैं, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ताज़ा ताज़ा। बच्चा क्या करता है, रुक जाता है, अगले चैप्टर पे चले जाता है। भाई ये काम करो ना, अभी बिल्कुल ताज़ा है, अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। हथौड़ा किस चीज़ का मारो? हथौड़ा मारो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, हथौड़ा मारो आरटीपीज का। ठीक है, पुराने मॉक टेस्ट पेपर आपके पास है, हथौड़ा मारो उसका। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट फेज। जब आप रिवीजन करने जाओ तो आपके पास में बहुत सारे और मटेरियल्स होते हैं, तो आप उसके बाद उनको करो। तो प्रिपरेशन और रिवीजन, ये दोनों चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और रिवीजन तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी रहते हैं, अगर वो प्रैक्टिस ना करें तो काम खराब होता है। अब आपकी स्किल्स नहीं, अब आपकी मेहनत मैटर करती है रिवीजन के टाइम। तो रिवीजन करते टाइम भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ों से रिवीजन करते हैं। मेहनत मांगेगा पेपर, प्रैक्टिस मांगेगा। एग्जैक्टली। ये
So revision takes you to places where studies won't. यस Of course. तो सर जैसे आपने बोला रिवीजन करना जरूरी है हाँ. एंड आपने बोला मटेरियल्स भी ऐड करने जरूरी है, हाँ. आरटीपीज, पीवाईक्यूज, एमटीपीज, एवरीथिंग. बिल्कुल. तो सर जैसे आई हैव स्टेप्ड इनटू अ स्टूडेंट शूज टुडे, उनको क्या सवाल आता है नेक्स्ट कि मैम इतनी सारी चीजें रिवीजन के टाइम कैसे करें? रिवीजन में हम अलॉट करते हैं 4 दिन 5 दिन, तो हाउ शुड वी स्टडी सो मेनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग रिविजन्स? तभी तो मैंने कहा ना कि जब आप उस पेपर को पहली बार पढ़ रहे हो तब ज्यादा क्वेश्चन करो ना. जब आप पहली बार ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा कि आपने वो चीज पढ़ी हुई है पहले, वो क्वेश्चन उस टाइप का करा हुआ है पहले. देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है वो है अपने हाथों से मेहनत करना. आपने कोई क्वेश्चन करा तो डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट में आप अटकेंगे. जिस पॉइंट में आप अटकोगे उसे तुरंत कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब आप अपने हाथ से चीज़ों को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है, रेदर देन कि आपने एक बार उसे पढ़ के छोड़ दिया कि अच्छा ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हमें याद रहेगा. कितने लोगों के मोबाइल नंबर हमें याद होते हैं? नहीं होते ना. अब क्या होता है, हम जब अपने फ़ोन में उसे सेव करते हैं तब याद होता है ना. तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पर आपके पास एक एडिशनल नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप वो पॉइंट्स लिखें जहां आप अटक रहे हैं. उसके बाद आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई कि इस चैप्टर में मैं इन पॉइंट्स पर अटकता हूँ. अगली बार रिवीजन के टाइम पर उनको ध्यान रखें, फिर देखो कैसे कमाल होता है. सो पॉइंट्स को फिल्टर कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस को भी फिल्टर कर सकते हैं बिल्कुल. कि ओनली दीज आर द सिलेक्टेड सेट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू डू ड्यूरिंग रिविजन्स. हाँ, रिवीजन भाई, रिवीजन क्या है? रिवीजन का मतलब जो आपने पुराना करा उसको अब आपको करना है. तो रिवीजन में तो आपको सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे ना. बट वो सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस वो होने चाहिए जिनको करके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक कवरेज कर सकें. तो सर ऑफ कोर्स ये तो रिवीजन कर लेंगे, बट रिवीजन करते टाइम एक और चैलेंज जो है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये जो मेजर एरिया है अपने अकाउंट्स में, हाँ. इसको पढ़ाई करने का क्या तरीका और इसको रिवाइज करने का क्या तरीका है? मैम देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसी चीज है जैसे कहते हैं ना जो हमारी गीता हमारी कुरान है, तो अकाउंटिंग के अंदर ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी गीता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही असली में बताते हैं कि क्या होता है. देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है. हम लोग कहते हैं एक दुकान वाले के छोले भटूरे और एक रेडी वाले के छोले भटूरे हैं, तो छोले भटूरे दोनों, तो फिर हम दुकान से क्यों खाते हैं? एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क, अकाउंटिंग का बेंचमार्क होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अगर आप उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको अकाउंटिंग कैसे आएगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का सिंपल सा तरीका है कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेनली 4 पार्ट के बारे में बात करता है. कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि वो चीज़ है क्या, उसका रिकॉग्निशन कैसे होता है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है और उसके डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशन कैसे हैं. तो जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ें तो इन 4 बातों का ध्यान रखें. सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजुअली इसी चीज़ों पर घूमते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद अगली चीज़ आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना. पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, अब इग्नोर नहीं कर सकते आप उनको. इग्नोर करोगे तो वो आपको पेपर इग्नोर करवा देगा पूरा का पूरा. तो अब ऐसे केसेस में क्या रहता है ना कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर ड्राफ्ट करना आना चाहिए. ये नहीं है कि आप उसके 1 वर्ड आंसर या 5 लाइन में आंसर लिख के आ रहे हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे के पूरे आपके ग्रंथ हैं. ग्रंथ के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए उसको. तो वो फ्रेमवर्क, the presentation of accounting standards are very very important. So to sum it up sir, I think यहाँ पे concepts important है, concept clarity, secondly written practice, अपन audit नहीं कर सकते accounts को, and thirdly यहाँ पे accounting standards in specific, जैसे सर आपने बोला वो ग्रंथ है अपनी, तो उसको पहले बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, फिर पूरा सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो आसानी होगी. एंड द बॉटम लाइन इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए. Ignorance नहीं चाहिए. अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स और प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन में ही बाइक चलेगी आपकी पूरी गाड़ी. आगे वाला पहिया और पीछे वाला पहिया ऐसे चलेगी, नहीं तो गिर जाएगी. एग्जैक्टली सर. तो अंकित सर अभी अपन लॉ की बात करते हैं. थेरोटिकल सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है मैम ये प्रोविजन क्या है, ये प्रोविजन याद में नहीं आता. नींद में से उठ के हम सेक्शन नंबर याद कर रहे हैं, प्रोविजन याद कर रहे हैं. तो सर कैसे डील किया जाए इस सब्जेक्ट को? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, लॉ is not a theoretical subject. This is a very conceptual subject. तो rather than बच्चा क्रैमिंग पार्ट में जाए, याद करे चीज़ें, इससे बेहतर है वो चीज़ों को समझे और कंसेप्चुअली पेपर क्रैक करे. क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स की बात करें, जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है दैट इज़ वेरी कंसेप्चुअल.
अगर आप शॉर्टकट लेते हैं, आप क्रैम करते हैं, यू कैन नॉट स्कोर गुड ग्रेड्स, आई एम टेलिंग यू। और जहाँ तक सेक्शन नंबर की बात है, मतलब आई एम टेलिंग यू, मुश्किल से मैं 45 से 50 मिनट लेता हूँ। देयर आर 148 सेक्शंस इन कंपनी लॉ। 50 मिनट के अंदर सारे सेक्शन से बच्चों को फिंगर टिप्स में करा लेता हूँ। सेक्शन नंबर, केस लॉ के नाम, ऑल दीज आर वेरी सेकेंडरी एंड सब्सिडरी एस्पेक्ट्स। रीजन बीइंग, अगर हम कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो वो चीज़ें तो बड़ी बाद में आसानी से 1-2 घंटे लगते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा 2 घंटे में सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। और सेक्शन नंबर क्या है, सेकेंडरी हो जाता है कई बार। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब आई हैव सीन मल्टीपल कॉपीज जहाँ पे बच्चे ने सेक्शन का रेफरेंस दिया है बट कंटेंट मिसिंग है, और कंटेंट मिसिंग है तो नंबर स्कोर नहीं हुए। तो दीज आर लाइक सेकेंडरी एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बट 1-2 घंटे के अंदर हम सारी चीज़ें कर लेते हैं। सही बात है सर। तो डू यू मीन टू से कि अगर सेक्शन नंबर्स ना लिखे अपन ड्यूरिंग राइटिंग द पेपर्स, इज इट ओके? देखिए, मेरा हमेशा एक आप कह सकते हैं एक स्लोगन रहता है, अब की बार 80 बार। तो मैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग लेक्चर मैं बोलता हूँ 80+ स्कोर करना है, और 80+ स्कोर करने के लिए हमें हर चीज़ करनी पड़ेगी। मैं नहीं बोलूँगा आप सेक्शन नंबर छोड़ दो, सेक्शन नंबर के पीछे भागो मत, परेशान मत हो। और दिक्कत है तो ज्वाइन करने से पहले मेरा वो सेशन देख लो आप 1 घंटे का, सारे सेक्शन नंबर याद हो जाएंगे। तो हमें सेक्शन नंबर लिखना है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ, डू नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एवरेज सिचुएशन। आपको बेस्ट के लिए तैयार करना है तो आपको सेक्शन नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो सेकेंडरी वो हो जाएगा। Exactly. It is And like that. I think sir, that is what I think is going to separate our paper from the rest. Definitely. तो एक mediocre paper versus एक ऐसा पेपर जहाँ पे section numbers quote किए गए हैं या case laws quote किए गए, that is Definitely. definitely going to stand apart. And those are the papers who get exemptions, I guess. सर, एक ऐसा रिसर्च है कि लॉ के सब्जेक्ट में बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते बिकॉज ऑफ वन मेजर थिंग, कि लीगल लैंग्वेज नहीं आ पाती है बच्चों की। एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का ही रिसर्च है इनफैक्ट। तो when they are preparing for this subject, what should be the approach so that they can retain at least the technical words and key language? Getting it. See, लीगल लैंग्वेज का इतना हाइप क्रिएट किया गया, इतना हाइप है नहीं बेसिकली। इट्स बीन, मुझे लगता है 10 साल से मुझे पढ़ाते हो गए होंगे, मुझे शायद ही कभी किसी के लिए बुक उठानी पड़ती है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं भी शायद लीगल लैंग्वेज ना लिख पाऊँ। तो किसी को भी लीगल लैंग्वेज याद हो ही नहीं सकती। पोडियम पे खड़े होकर इट इज़ वेरी इजी, हम बोलेंगे आप लीगल लैंग्वेज लिख कर आओ, लेकिन जो बोल रहा है शायद वो खुद भी नहीं लिख पाएगा। तो आई स्कोर्ड वेरी गुड ग्रेड्स, इंडिया हाईएस्ट थे मेरे इंटरमीडिएट में लॉ में, और मुझे याद नहीं मैंने शायद कभी कोई लीगल लैंग्वेज लिखी होगी। मतलब आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत फाउल लैंग्वेज या आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट आपकी लैंग्वेज वेरी कर सकती है, बट द कंटेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका कंटेंट में दम है तो लैंग्वेज कैन बी अप एंड डाउन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस अनटिल आप ग्रामेटिकली बहुत वीक जा रहे हैं, वोकेबलरी बहुत खराब है तो बात अलग है। अगर आप अपनी बात रख रहे हैं, यू आर नियर बाय टू द प्रोविजंस, लैंग्वेज कैन डिविएट, उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो बच्चों, मैं आपसे एक बात बोलूँगा, जो लॉ की लैंग्वेज का फंडा है ना, डर है ना, हटा दो। चाहे मुझसे पूछ लो, चाहे जो पास स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किए 80+, उनसे भी आप पूछना, वो सीधे एज इट इज तो कोई भी नहीं लिख सकता। तो आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए एंड अपने लैंग्वेज को नियर बाय रखें, थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है। तो यू मीन टू से कि सेम लैंग्वेज नहीं रही तो चलता है, सिमिलर लैंग्वेज भी लिखे, देन टू इट्स ओके, ग्रेट। एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे इग्नोर करते हैं सर, दैट इज एमसीक्यूज। डेफिनेटली दे फील कि एमसीक्यूज तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई कर लेते हैं, एमसीक्यूज तो एग्जाम में भी गोला गोला ही करना है। तो उसको पढ़ाई करते टाइम, इंक्लूड करते टाइम, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए करने का, एंड हाउ शुड दे मेक इट एज अ मैंडेटरी टास्क कि ये हो ही जाए बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे? ठीक है, एमसीक्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एमसीक्यू 30 मार्क्स के हैं। अगेन मैं एक सीक्वेंस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप चैप्टर में कंसेप्ट्स को वर्कआउट करिए, चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं एमसीक्यू टेस्ट लेता हूँ। तो बच्चा क्या होता है, एमसीक्यू टेस्ट करता है, उससे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो ICAI के जो एमसीक्यूज बुकलेट है, मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं यही बोलूँगा हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने बहुत अच्छी एमसीक्यू बुकलेट तैयार की है। मतलब हम क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को बैठ के, बट जिन्होंने अच्छे काम किए वी शुड एप्रिशिएट देम। तो जो एमसीक्यूज पे उन्होंने काम किया है, तो उससे बेहतर ये कि पहले हम कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। एक बार कंसेप्ट होल्ड में आ गया, फिर एमसीक्यूज आप लगाएं। तो एमसीक्यू टेस्ट चैप्टर वाइज दें। जब एक बारी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू बुकलेट है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें।
रीजन बीइंग एमसीक्यू बुकलेट में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, Exactly. वो कई सारे चैप्टर्स के इंटीग्रेटेड है। आप एक चैप्टर के बाद वो एमसीक्यूज नहीं कर सकते, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। मैं अगेन बोलूंगा, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, एमसीक्यू अपने साथ होते हुए चलते हैं। आप कितने भी एमसीक्यूज कर रहे हैं उसकी कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं तब। तो बाय द एंड ऑफ एवरी चैप्टर टेस्ट आप दो, बाय द कोर्स कंप्लीशन आप जो एमसीक्यू बुकलेट है वो आप सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं। सो सर अभी 6 मंथ्स बचे हैं हाँ May जी। 23 के एग्जामिनेशंस के लिए। हाँ जी। तो लॉ को किस तरीके से ये 6 मंथ्स में बाइफर्केट किया जाए और स्प्रेड अक्रॉस किया जाए ताकि ये सब्जेक्ट अप्रैल मंथ में आते आते अपना परफेक्ट सब्जेक्ट हो जाए? देखिए मोस्ट प्रोबेबली जिन बच्चों ने मे देना है उसमें उन्होंने लॉ चल रहा होगा या कंप्लीट कर लिया होगा, और कुछ बच्चे शायद बाद में भी स्टार्ट करें। एक बारी आपको जो मेन बैच है आपका या जो मेन स्टडी आप करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो आपने करना है डेडिकेटेड मतलब डेडिकेशन के साथ। उसके बाद आप एक बार रिवीजन करें। अब तो हमारी सबकी रिविजनरी वीडियोस हैं अवेलेबल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, आप वो रिवीजन वीडियो गो थ्रू करें। एक बारी कोर्स कंप्लीशन कॉम्प्रिहेंसिवली, एक बारी एजुकेटर की रिविजनरी वीडियो, 2 बारी हो गया। फिर आप एक बार खुद रिवाइज करो, ठीक है, बाय द एंड ऑफ अप्रैल। फिर वहाँ पर क्या होता है, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि हम 4 दिन में 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एग्ज़ाम से पहले जब 1.5 दिन बचते हैं तो बच्चा वहाँ बहुत सरेंडर हो जाता है। मैंने ये बात ना मुझे इंटरमीडिएट में फील हो गई थी। मैंने कहा यार कॉस्टिंग एफएम इतना बड़ा है, मेरे टाइम पे एक ही सब्जेक्ट था। मैंने कहा कॉस्टिंग एफएम हम पढ़ते हैं 5 दिन 7 दिनों में, अब 1.5 दिन का गैप है बोथ ग्रुप में, कैसे वर्कआउट करें? तो लास्ट टाइम रिवीजन है ना, मैं कहता हूँ अगर आप एक बार ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हैं, 4 बार ही आप रिवीजन कर रहे हैं, तो जो लास्ट टाइम रिवीजन है वो होना चाहिए 1 से 1.5 दिन वाला। आप अगर मई में एग्जाम दे रहे हैं, अप्रैल में आपने 1 डे 1.5 डे वाला रिवीजन कर लिया है, तो यू आर कम्पिटेंट इनफ कि आप एग्जाम से पहले 1.5 दिन में सब्जेक्ट को आप समअप कर रहे हैं। वो बहुत असेंशियल एलिमेंट है, उस पर काम करना चाहिए। तो बेसिकली आप बोल रहे हो रिहर्सल करना चाहिए उसका। बिल्कुल वो rehearsal 1.5 days का। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, मतलब वो फाइनल प्ले से के पहले रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं समेट पाए, मुझे इंटरमीडिएट फील हो गया था एंड इट हेल्प मी इन फाइनल्स डायरेक्ट टैक्सेशन और आईडीटी में, दे आर ह्यूज। वो मैं तभी कर पाया कि मैं पहले समेट चुका था उनको। एग्जैक्टली रिहर्स किया था। बिल्कुल। तो टू सम इट अप आई गेस कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, देन बिल्कुल। रिविजन्स पे ध्यान देना है, बिल्कुल। एंड देन 1.5 डे के प्लानिंग पे ध्यान देना 1.5 डे। Exactly. और लॉ की लैंग्वेज में इतना परेशान नहीं होना आपने, तो लॉ की लैंग्वेज कैन डिविएट, बस आप कंसेप्ट्स के नियर बाय रहें, आप अपने कंसेप्ट को मजबूत करें। बस मैं एक बात बोलूँगा, बाकी सेक्शन नंबर, केस लॉ के नाम, एमसीक्यूज और जहाँ तक एमटीपी आरटीपी की बात है, आपने इनसे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। एमटीपी आरटीपी सिर्फ एक हाइप है। 2.5 घंटे 3 घंटे हम लगाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, 10-12 आरटीपी 2-2.5 घंटे में, 16 एमटीपी 2.5 घंटे में आपको मिल जाएगी। ये सब सेकेंडरी है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, बाकी सब अलाइड चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। सो दैट्स परफेक्ट, दैट्स ग्रेट कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो ऊपर की इमारत तो स्ट्रांग हो ही बिल्कुल। जाएगी। सो दैट्स परफेक्ट। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड सर? देखिए बच्चों, अकाउंटिंग से प्यार करें। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और मैं जैसे कि कहते हुए आया हूँ आप सबको कि पहला पेपर इंटरमीडिएट की शुरुआत धमाकेदार करें और अकाउंटिंग पढ़ें भी, कॉन्सेप्ट भी करें और प्रैक्टिस भी करें विद फॉर्मेट। कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस विद फॉर्मेट, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सर देखिए बच्चों, बस मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, जो मन का फियर है आपका कि लॉ में नंबर नहीं मिलते, ये आप निकाल दें। देखो अकाउंट्स में जो मिलते हैं अनडाउटली वो तो मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी मिले थे, जितनी एक्सपेक्टेड उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा मिले थे। तो लेकिन लॉ में यू कैन स्कोर 80+, मन से डर निकाल दो, एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेकर चलो, यू कैन स्कोर। हमने पहले भी कर दिखाया अनअकैडमी के साथ, आगे फिर भी कर दिखाएंगे आपके साथ भी, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इसमें कहता हूँ, मेरे को भी इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों लॉ में एग्जामिशन थी। मेरे साथ अकाउंट्स में सेम था, मेरा भी एग्जामिशन थी दोनों के अंदर। अकाउंट्स और लॉ हमेशा से फ्रॉम सीपीडी टू फाइनल, उसने मेरे को याद है इंटर और फाइनल दोनों वाले लॉ में मेरी एग्जामिशन आई थी इसके अंदर। सर इट्स अ डेटा कि फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स एंड लॉ, these are the 2 subjects जिसमें percentage of exemption is more as compared to costing and taxation. हमारी तो है ही है। सही बात। So students, it's a good takeaway for you.
these two subjects we have to target exemption in the next attempt. So thank you so much sir. ये insights use करके definitely अपन exemption लेके आएंगे next attempt में, and we are certainly going to crack it. Thank you, wish you all the very best. Tada.